बच्चों एनटीए क्वेश्चन पेपर 78 केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में, जहां हम पहले क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद लिक्विड, देन सॉलिड में होता है। तो कहां पर चेंज इन मोल्स गैस में ज्यादा है? अगर हम चेक करें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं सिर्फ गैसेस मोल्स के लिए, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ पर 6 माइनस 6 0, यहाँ पर 1 माइनस 0 1, और यहाँ पे 3 माइनस 0 3। तो बच्चों आपको समझ में आता है कि जहाँ पे -2 वैल्यू आ रहा है वहां पर आपका एंट्रोपी डिक्रीज हुआ है, बिकॉज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट के साइड में 3 मोल्स ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि आपके प्रोडक्ट साइड में 2 है। यहाँ पर आपको टोटल 4 है, सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आपको 4 गैस के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और आपको प्रोडक्ट साइड में 2 मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज होने का रीजन ये है कि यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हुआ है आपका प्रोडक्ट साइड में। तो अगर आपके प्रोडक्ट साइड में गैसेस मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं हम और देखते हैं कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट मीन्स वहाँ पे एंट्रोपी कम है, और उसकी वैल्यू अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा आती है, मतलब वहाँ उसकी एंट्रोपी बहुत अच्छी होती है। फिर ये क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कीन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर विद सब्जेक्ट टू एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हाइड्रेशन क्या होता है। एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन मतलब आपका कोई डबल बॉन्ड का मॉलिक्यूल H+, तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब इसने H+ के ऊपर अटैक किया तो कार्बोकटायन का जनरेशन होगा बच्चों। तो कार्बोकटायन का जनरेशन मतलब आपको क्या देखना है कि किसमें कार्बोकटायन स्टेबल होगा, किसमें कार्बोकटायन स्टेबल होगा। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसे देखने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर H+ ने अटैक किया तो क्या मिलता है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर अगर H+ ने अटैक किया तो हम देख सकते हैं कि अगर इस मॉलिक्यूल पर H+ ने अटैक किया तो हमें C+ CH3 मिलेगा। यहां पर हमें 3 डिग्री कार्बोकटायन मिला है। अगर यहां पर H+ ने अटैक किया तो बच्चों यहां पर 2 डिग्री कार्बोकटायन मिलेगा, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकटायन मिलेगा। और अगर इस पर H+ ने अटैक किया तो बच्चों यहां पर हमें 1 डिग्री कार्बोकटायन मिलेगा। मतलब आपको क्या समझना है, आपको देखना है कि डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि हमें स्टेबल कार्बोकटायन मिले, और जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन मिलेगा वो हमारा सबसे स्टेबल एल्कीन होगा। तो यहां पर अगर हम 1 में देखें तो हमें 3 डिग्री कार्बोकटायन, 2 की बात करें तो हमें 2 डिग्री कार्बोकटायन, और थर्ड वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 डिग्री कार्बोकटायन मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Then which of the following will show optical isomerism? याद रखना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, वो इनएंशियोमर शो करना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस कार्बन को, ये कार्बन इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके चारों ग्रुप, ये कायरल कार्बन है क्योंकि इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन, एक CH3 Br, और ये बहुत बड़ा सा ग्रुप। ये सिंगल, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और असिमेट्रिक कार्बन है, तो ये आपको कायरल कंपाउंड देगा या आपका ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल देगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप देख लीजिए बाकी सारे मॉलिक्यूल्स में कहीं पर भी कायरल कार्बन नहीं है, ये
यहाँ पर भी कायरल कार्बन नहीं प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो याद रखना कि अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है, ऑड नंबर अगर डबल बॉन्ड होता है तो मॉलिक्यूल प्लेन में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इस कार्बन के कायरल कार्बन होने के कारण ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है। याद रखना कि अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके चारों ग्रुप डिफरेंट है और उस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ वही कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, इट मींस वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बहुत बच्चे जो इनऑर्गेनिक में बहुत डरते हैं, उन्हें लगेगा कि यार ये कौन से रिएक्शंस है, इतने सारे रिएक्शंस है। सबसे पहले सोचो कि पर्पल कलर लैब में कहाँ देखा है, KMnO4। पर्पल कलर होता है KMnO4 का। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन सी और हमारा ऑप्शन ए में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी और डी तो अपना एलिमिनेट हो गया। अब हमने देखा कि एक्स भी सेम है और जेड भी सेम है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वाई का। तो बच्चों अगर आप वाई को चेक करो, यहाँ पर बोल रहे हैं कि वाई को जब क्लोरीन से रिएक्ट कराया तो पर्पल कलर मिला, वाई को क्लोरीन से रिएक्ट किया तो पर्पल कलर मिला। क्या K2CrO4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कभी KMnO4 बनाएगा? नहीं। तो KMnO4 बनाने के लिए मैंगनीज होने के लिए K2MnO4 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है। देखिए हर क्वेश्चन में आपको सारे रिएक्टेंट्स रिएजेंट के नाम पता होना जरूरी नहीं है, आपको कुछ एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग कलर किया। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट रेडियस कौन है। सभी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया, देखा 12, 13, 17, 15 आ रहा है। फिर इन सभी एलिमेंट्स को पहचाना। तो हमें पता है कि मैग्नीशियम 12 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, फॉस्फोरस 15 होता है और क्लोरीन अपना 17 होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों? साइज होता है डिक्रीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है रेडियस। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है। फिर R1 के वैल्यू में हम क्या करेंगे, 5.29 इंटू 10⁻⁻11। ओके। देन यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 1। फिर 5.29 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ पर 5.29 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9। तो अगर हम ये सारी वैल्यूज को देखें तो आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर अगर आप इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अगर हमारा फर्स्ट ऑर्बिट को हमने R1 कंसिडर किया, अगर हमने फर्स्ट ऑर्बिट को R1 कंसिडर किया, देन रेडियाई ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट क्या होगा? अगर हमने फर्स्ट वाले को R1 कंसिडर किया है, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू यहाँ पर है, फिर ये 4R1, ये 9R1। क्लियर है? अगर R1 n की वैल्यू 1 है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो हमारा ऑप्शन 4R1, 9R1, 16R1 आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको सिर्फ MOT लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हेल्प लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि N2+ में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी फिलिंग 2, 2, 4, 6, 8, यहाँ 9, 10, 11, 12, 13, 14। उसके बाद आता है पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई 2py। और 14th इलेक्ट्रॉन के बाद जो 15 इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर है।
पैरामैग्नेटिक नेचर से, या ऑप्शन डी, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे डाईमैग्नेटिक दिया, बट ये एक्चुअल में होता है पैरामैग्नेटिक। इस थ्योरी को यूज करना है, और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपके केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ हम रेडी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कॉपर को जब हमने अमोनिया के साथ एसिडिक मीडियम में लिया तो क्यों वहां पे उसने ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं फॉर्म किया। इसका पूछने का मतलब ये कि कॉपर NH3 को जब हमने एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं बना सकते, तो इसका रीजन ये है कि अगर इसको एसिडिक मीडियम में लिया तो कॉपर अमोनिया से रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन करके क्या होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रो H+ पर अटैक कर देगा और यहाँ बन जाएगा NH4+। ये एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ है। लेकिन अगर सेम चीज को हमने बच्चों अगर एल्कलीन मीडियम में कर दिया, तो ये कॉपर NH3 2+ बना देगा, जो कॉम्प्लेक्स आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर कि ये अमोनिया के साथ NH4+ आयन का फॉर्म कर लेता है। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला है द रिएक्शन ऑफ, बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ पे ऑर्थो होना चाहिए, तो हम ऑर्थो के क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ब्रोमीन पर अटैक करती है और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ COO- और यहाँ Br और एक Br- और वहां से H निकला, यहाँ पे HBr हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर ये चार्ज आएगा और हमारा OH और यहाँ पे Br हो जाएगा प्लस CO2 प्लस HBr हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको कि जब आपके प्रोडक्ट में अब आपके पास OH आ गया और Br आ गया और फिर से आपके पास ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो OH यहाँ पर क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में Br को लगा देगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों। तो अगर हम अपना आंसर देखें तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इस ब्रोमीन पर अटैक किया, Br- रिमूव हुआ। फिर आप देख सकते हो कि ब्रोमीन के अटैच होने के बाद यहाँ पर क्या चीजें हुई हैं, ऑक्सीजन के लोन पे ने वहां डबल बॉन्ड कर लिया है, क्योंकि वहां पे अगर वो डबल बॉन्ड नहीं करता तो वहां पर जनरेट हो जाता पॉजिटिव चार्ज, पर उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए फिर CO2 गैस निकला है। इसका ड्राइविंग फोर्स बोला जाए, इसका ड्राइविंग फोर्स की बात की जाए कि ये क्यों ये रिएक्शन हुई, बहुत बच्चे बोलेंगे क्यों ये रिएक्शन हुई। तो ड्राइविंग फोर्स याद रखना कि अगर किसी रिएक्शन में कोई गैस निकलती है तो उससे बेस्ट कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे क्योंकि CO2 गैस बनकर निकल रही है इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हुई है। फिर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड X 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत फेमस है, B2H6 है अपना। फिर बोलता है कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी है इसमें विथ अमोनिया गैस इज सर्टेन टेम्परेचर गिव्स अ कंपाउंड Y आपका बोल रहा है आइसोस्ट्रक्चरल विथ बेंजीन, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, हम इसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ अमोनिया एट अ हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस अ सब्सटेंस, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे Z आंसर है, पहले समझ लेते क्यों। इनऑर्गेनिक बेंजीन बन रहा है और B2H6 ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके BNX बनाया। ये सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। वेरी हाई टेम्परेचर पे कोई भी चीज हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट जो यहाँ पे मिलता है हमें इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और ये हार्ड होती है, कोई चीज अगर हाई टेम्परेचर पे की जा रही है तो वो हार्ड होगी, सॉफ्ट नहीं होती है। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ रेडी है। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। यहाँ पर मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज, C2H5 के ऊपर माइनस चार्ज, इसने कार्बन पर अटैक किया,
एरो ऊपर, देन यहाँ पर HCO माइनस Mg यहाँ प्लस आई, और यहाँ पे CH2 CH3 मतलब आपका C2H5 है। देन यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस के लिए H3O प्लस, तो जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, ये देख लीजिए क्या है, ये है अपना प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल अपना आंसर आता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे सिंपली AlCl3 दिख रहा है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होने वाली है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होने वाली है। तो यहाँ पर क्या करना है कि क्लोरीन ने AlCl3 के ऊपर अटैक किया और हमारा बन गया, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बना CH2 प्लस। अब क्या होगा, यहाँ इस पे ये अटैक करेगा, देन उसके बाद यहाँ पर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर बॉन्ड बनाकर निकल जाएगा और फाइनल कॉम्प्लेक्स हमारा ये आएगा, ये हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्स आएगा। उसके बाद क्या करना है, ये फाइनल कॉम्प्लेक्स है, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, बोरॉन ऐड होगा पहले। तो कैसे ऐड होगा देखते हैं, इसको जब ऐड करेंगे तो बोरॉन थोड़ा बल्की है, तो बल्की है इसका मतलब क्या, डबल बॉन्ड के उस तरफ ऐड करिए जहां पर, इसको ऐसे ऐड कर दीजिए बच्चों, बल्कि है इसलिए डबल बॉन्ड के उस साइड ऐड होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। देन क्या होगा, फिर यहाँ पे H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में, यहाँ H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में वहां पर B को रिप्लेस करके बच्चों H आ जाएगा। क्लियर है। देन अब इस प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, अब आगे अपना एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक किया, यहाँ पर बन जाएगा OH2 प्लस। OH2 प्लस बनने के बाद, OH2 प्लस बनने के बाद OH2 प्लस बनने के बाद ये बाहर होगा माइनस वाटर बन के बाहर होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, CH2 यहाँ CH2 और यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज कार्बोकैटायन, यहाँ से इसके ऊपर रिंग बनने की संभावना है और रिंग बन गई है। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा, CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा यहाँ निकल के, और यहाँ पे फाइनल से एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पहले फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई, देन यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हुई, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे साइक्लाइजेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनॉलिक फॉर्म पूछ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 टाइप के इनॉल फॉर्म हो सकते हैं। पहला है कि अगर यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 जगह अल्फा ए और अल्फा बी है, अब दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों जगह डबल बॉन्ड बन सकता है। तो कैसे बनेंगे डबल बॉन्ड, जरा देख लेते हैं। ऐसे बनेंगे डबल बॉन्ड। तो अगर आपने डबल बॉन्ड बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इस पर OH और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये ज़्यादा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा और ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये करेक्ट है, आपको सारे वैल्यूज़ इसी में चेक करने हैं, इसी इनॉल फॉर्म को कंसिडर करना है। अगर आप यहाँ पे सिग्मा पाई की वैल्यू देखें, अगर सिग्मा देखें तो 12 आएगा, पाई आप देख सकते हो यहाँ पर 1 दिख रहा है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर भी आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 15 आती है सारे को ऐड करके। देन ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा
यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन सीख के रखनी है आपको। तो क्या करना है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सेंट्रल मेटल एटम का वी विल कंसिडर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सराउंडिंग के लिए वी विल कंसिडर वैलेंसी। और एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा प्लस पाई और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा प्लस 2 पाई। क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं अपने को दिया था XeF2, XeF2 दिया है बच्चों। तो XeF2 को कैसे सॉल्व करेंगे? XeF2 के लिए हमें पता है कि जिनॉन का यहाँ पे 2 फ्लोरीन तो आएगा, तो यहाँ पर जिनॉन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिए, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया। उसके बाद जिनॉन के पास बचेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये बाकी 3 का लोन पेयर बना लेगा। ठीक है, तो अगर तुम इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो यहाँ पे 2 + 3 = 5 sp3d आएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम XeF4 के लिए देखें, XeF4 के लिए तो Xe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है 8 है, यहाँ पर एक फ्लोरीन को दे दो और बाकी सभी को लोन पेयर में डाल दो। तो जब लोन पेयर में हमें पता है कि फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है बच्चों, 1 है, तो अगर हम लोन पेयर की बात करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर और 4 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 6, और ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा XeF6 के साथ, तो हमें क्या पता चल रहा है कि XeF2 में हमें 3 लोन पेयर, XeF4 में हमें 2, XeF6 में हमें 1 लोन पेयर। अगर इन सभी को ऐड कर दें तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है 6। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, हम उसे इम्प्रूव करेंगे और नए लेक्चर्स उस पर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।